जी हसीब, जी सर। क्या आपने शुरू नहीं की लैब अभी? सर बस ये मैं एक ही स्टूडेंट ज्वाइन किया मैंने, हालांकि बोला हुआ ज्वाइन कर लो ताकि हम पे स्टार्ट करें जल्दी। अच्छा, आप अब वो सिलसिला अब आपने सीरियसली शुरू कर दिया है, मार्क्स डाल के और वो दिए हैं? सारे ग्रेड्स व्रेड्स अब आपने अपलोड कर दिए इन लोगों के? सर इसके अभी रहते हैं, अभी मैं कर रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, बस करो। हाँ। इसका बता दो कि इसका आज डेडलाइन है। ओके ठीक ओके। है। जी। हाँ, इसकी वो जो प्री सबमिशन वो जो आपने की हुई थी वो हुई भी है, हाँ जी, वो वेट तो हो होती चुकी थी, है। हाँ जी। वो हो चुकी है। जी जी। और अब आप इस पर एक लैब आप कर चुके हैं एवेल्युएशन हाँ की। जी। आज बता दीजिए कि नहीं नहीं, एवेल्युएशन की एक लैब नहीं हुई। हाँ, वो जो एक ट्यूटोरियल हमने किया था ना ईद से पहले, वो एक सीखा, वो ट्यूटोरियल हुआ था। वो ट्यूटोरियल हुआ था अबाउट दिस, ठीक है। जी जी जी। चलो, वो ट्यूटोरियल भी हो गया, हाँ, एक डिजाइन सबमिशन भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एवेल्युएशन बता दो कि टुडे इज द फाइनल ठीक। एंड देन ग्रेड विल बी अपलोडेड। आप फिर इनके पिछले भी और अब के भी अपलोड कर दो। मिड टर्म कर दिए आपने अपलोड? नहीं सर, मिड टर्म के मार्क्स अभी नहीं अपलोड किया। एलए और मिड टर्म भी डीएलडी। कर दो, हाँ, वो नहीं किए। वो भी कर दो। अच्छा, वो मैं आपको एक दफ़ा, बल्कि बना दिए मैंने, आपको एक दफ़ा ईमेल हाँ, कर लूँगा ताकि आप उसको एक दफ़ा देख लें, फिर मैं इधर भी कर देता हूँ। कर दो का मतलब है आपको अगर उसके लिए कोई काम करना है तो आप करें, लेकिन वो करना है आपको। हाँ, नहीं नहीं, वो मैंने ठीक बना है। लिए हैं, वो शीट्स हाँ, बना ली हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना हाँ, कि आपने अगर कोई चीज मेरे से डिस्कस करनी है, दिखानी है, वो बिल्कुल मुझे दिखाओ, डिस्कस सही सही करो। सही। ठीक है। मगर टारगेट क्या है कि रिजल्ट अपलोड करना है आपने। ठीक है। ठीक है। उसके लिए मुझसे मशवरा करना है, मुझे दिखाना है, दोबारा ठीक है। दिखाना है, 3 दफा, जो भी कुछ करना है वो आपने करके सही। रिजल्ट अपलोड कर देना। ठीक है। ठीक। ये जो आप कह रहे हो प्रोजेक्ट, इनको भी अपलोड कर दो, बता भी दो डेट खत्म का, ठीक है। और ठीक। अमल भी करो। क्योंकि अब आई थिंक नाउ वी हैव टू, अब तो मिड भी देख ली मैंने, हाँ जी। कोई शुबा नहीं है, तो बिल्कुल। वी हैव टू गेट टू द बिजनेस सही। एंड लेट देम नो द स्टूडेंट्स के दिस इज इट, एंड कंटिन्यूसली लेट देम नो विद नो सरप्राइजेज इन द एंड। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ओके, चलो अब आप सीरियसली इस काम को शुरू करो। ओके। आज का पहला पहला ये है जी। कि जो तैयार है, जैसा हम आप दफा करते हैं, बिल्कुल। जो तैयार है और अब वो एवेलुएट करवाना चाहता है, हाँ जी। वो उसकी प्रायोरिटी है, वो ठीक। एवेलुएट करवा ले। ठीक है। अगर किसी ने मेजर काम किया हुआ है या काम किया हुआ है या वो सारा कुछ समझना चाहता है, बिल्कुल। तो हम वो भी अलाउ करते हैं हमेशा ठीक है। बिगनिंग में, बिल्कुल। कि वो फिर ड्यूरिंग दिस कर ले और बाद में जमा करा दे, तो वो भी वहां तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि उसने समझा, पूछा जी। और काम किया, और एंड में आज यार अब तक उसने सबमिट कर दिया सब, और फिर वो अपना वो दे सकता है उस पर, यानी उस पर वाइवा उसको देना है। हम्म। लेकिन जो अब तक सबमिट कर देगा आज, उसमें वाइवा का टाइम हुआ तो आज वाइवा ले लेंगे, और नहीं हुआ तो आइंदा ले लेंगे, मगर उसकी सबमिशन पूरी हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो। ठीक हो ये गया। हमारा तरीका है। ये स्टूडेंट को आप क्लियरली बताते रहो, बता दो, और रिजल्ट भी डालते रहो, और फिर नो सरप्राइजेस। सही है। चलो बिल्कुल। ठीक हो गया। चलो, करो शुरू। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है, मैंने जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग प्रोजेक्ट 3 की इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट 3 की, तो बिल्कुल बताइए ताकि हम कर लेते हैं आपकी। या कुछ उसके बारे में सीखना चाहते हो, कहीं फंसे हुए हो, तो वो भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अभी इस वक्त भी, तो बताइए। बाकी मैंने ग्रुप पे भी अनाउंस कर दिया है कि इवैल्यूएशन। सर हाँ, प्रोजेक्ट 3 आता ही नहीं है शुरू से। प्रोजेक्ट 3 आता ही नहीं है शुरू से। अच्छा अब जी पूछने सर। शुरू करो हाँ सवाल, स्पेसिफिक बताओ, 1 to 1 क्या चीज नहीं आती, शुरू करो। हाँ बिल्कुल। अगर बिल्कुल नहीं आता तो पहले क्वेश्चन से शुरू करो और पूछो और बताओ। ठीक है। लेट्स इंटरेक्ट। खोलो वही क्वेश्चन भी और आंसर को भी
कि शुरू कहाँ किया, किधर फंसे, क्या आया क्या नहीं आया। चलो लेट्स स्टार्ट। बताओ वलीद। सर रो ऑपरेशन से डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना? अच्छा, वो पहले असाइनमेंट को ओपन करो, उसके क्वेश्चन 1 पे जाओ, आप जी सर। अटेम्प्ट जो है वो दिखाओ। अगर वो पहली लाइन पर रुक गए हो तो उससे आगे हम शुरू कर देंगे। चलो खोलो। असाइनमेंट मैंने सबमिट ही नहीं कराई अभी तक। नहीं, असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई। आपके पास जो अभी है और जहां आप रुके हो, एक तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट को ओपन करो, उसके मैं ओपन उस कर लेता हूँ। क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन पे जाओ जो आपने पूछना है। फिर उसमें आपने कितना कर सके हो और कितना नहीं उसको देख लें। चलो सर लेट्स गो। क्वेश्चन है ना कि सर इसकी समझ नहीं है मुझे कि रो ऑपरेशन से कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा चलो वो खोलो पहले, मुझे इस तरह हवा में क्वेश्चन नहीं पता चलता। या आप खोलो या मैं आपके खोल पास लेता अगर हूँ, नहीं है मैं खोल तो लेता हूँ हसीब सर। आप खोल हाँ लो। लेट्स ओपन इट। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अप्लाई द रो ऑपरेशन फाइंड द ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ, सर ये फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाय अप्लाइंग रिक्वायर्ड रो ऑपरेशंस और ए। हाँ ऊपर जाओ, ए तो दिखाओ, ए क्या हाँ है? जी, ए हमारे ये है। ये ए है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा बिल्कुल, लेट्स डू इट। आपको रो ऑपरेशन और वो सारा दोबारा मैं कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम और सर। आप जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी सर क्या हाल है, ठीक हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो आप? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा अच्छा, अभी हम ये कर रहे हैं कि हम असाइनमेंट 3 को, आज एवेल्युएशन डे है, उसे एवेल्युएट करने का ऑप्शन हमने ओपन किया है। जिस किसी स्टूडेंट ने वो की है और उसको एवेल्युएट करवाना चाहता है, उसकी प्रायोरिटी है। जो नहीं कर सका है और कुछ सीख के और फिर करना चाहता है, जो आज ही के सेशन में, उसकी उसको हम चांस दे रहे हैं। उस चांस में वलीद ने कहा है कि मुझसे सर क्वेश्चन 1 इसका नहीं हो रहा, बल्कि शायद सारी नहीं हो रही, क्वेश्चन 1 खसूसन उन्होंने बताया है कि ये रो ऑपरेशन मुझे नहीं समझ आ रहे कि कैसे करूं। अभी हम उसको आंसर कर रहे हैं उनके इस क्वेश्चन को। ठीक जी है, सर, जी। ओके, चलिए जी। अच्छा, अब वलीद मैं आपको ये बात मैं आपसे कहता हूँ और आप फिर ये भी कहते हो कि सर आपने कहा कि वो तो देख लो पहले क्लास और उसका लेक्चर और उसकी यूट्यूब। यूट्यूब वी मीन आवर लेक्चर्स यूट्यूब, जिसके लिंक हमारे गूगल क्लासरूम पर पड़े होते हैं और उसकी स्लाइड्स भी हमारे गूगल क्लासरूम पर होती है। हम जब ये कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है। अच्छा, उसके लिए अब वलीद मैं आपको ये बात आपको भी समझाता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ कि आपने अपने बिट की इन्वॉल्वमेंट रखना आपकी जरूरी है। जैसे आज आपने मेहरबानी की कि चलो इतना बता दिया कि असाइनमेंट नहीं हो रही, और ये अच्छा होता, जो मैं आप सबको देख के मिड टर्म देख के कह रहा हूँ, क्या ही अच्छा होता कि हमने आपके लिए एक स्पेशल ट्यूटोरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम एंड डिस्कसिंग एनी डिफिकल्टीज के लिए रखा। स्पेशल ट्यूटोरियल यानी हमने कहा कि ये ऑप्शनल है, खाली फॉर दोज पीपल हु हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग बिफोर द एग्जाम। नन ऑफ यू टर्न्ड अप। अच्छा, अभी मैं आपको ये सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप उस ट्यूटोरियल में या उस क्लास में जिसमें ये मटेरियल कवर किया गया था, या उस क्लास के बाद अगर आप ये सवालात पूछते तो आपको डबल फायदा होता। एक तो ये चीज समझ आ जाती, आप ये असाइनमेंट का क्रेडिट ले लेते, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा ये होता कि आप मिड टर्म में यही सवाल, आपको मालूम है, हम जो में आपने देख लिया होगा, जो कुछ हम प्रोजेक्ट्स में देते हैं वो ही हम मिड टर्म में दे देते हैं।
ऑफ कोर्स नंबर्स तो थोड़े से बदलने होते हैं, हम वो थोड़े से बदल देते हैं, जैसे आप वहां पर शायद मैट्रिक्स आपको थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही हो यहाँ डिफरेंट, बट वी गिव द सेम थिंग। उसी पे हम ट्यूटोरियल दे रहे हैं, उसी पर हम लेक्चर दे रहे हैं, उसी पर हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसी पर हम एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप इनको राइट टाइम पे कर लो, सपोज आप ये प्रोजेक्ट कर लेते सही, या ये प्रोजेक्ट यही सवाल आप ट्यूटोरियल में आके पूछ के सीख लेते, तो आपको डबल फायदा हो जाता। आज एक तो आप प्रोजेक्ट लेकर आ गए तो इसके मार्क्स लेते, इससे पहले प्रोजेक्ट के मार्क्स लेते और एग्जाम के मार्क्स लेते, तो बेनिफिट बड़ा मल्टीप्लाई हो जाता है फॉर डूइंग थिंग्स इन द राइट टाइम। हमने आपको हर लेवल पर ये फ्रीडम दी हुई है तमाम स्टूडेंट्स को, ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर, नेक्स्ट डे टू द लेक्चर, नेक्स्ट लैब ऑफ एवेल्युएशन, ट्यूटोरियल, आप किसी में भी पूछें सीखें, ये फ्रीडम है। मुझसे सीखें मोस्ट ऑफ द टाइम, और लैब में मेरे अलावा आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा कोई हसीब के साथ सीखें वो भी ठीक है। आप एक्स्ट्रा कोई हमसे कहें कि सर इतने ट्यूटोरियल और इतनी क्लासें और इतनी लैब सफिशिएंट नहीं है और अरेंज करें, हम वो भी अरेंज करने को तैयार है, प्रोवाइडेड आपके अंदर सीखने की जुस्तजू हो और उसका बेनिफिट भी एग्जाम में लेने का शौक हो। दोनों बातें चाहिए। देखो एक तो हमने सिखाना है, ये तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है, सीखना है आपने, जो भी कोर्स करोगे उसके कंटेंट को सीखना, ये तो वेयर एसेंशियल है हमारा टारगेट। मगर हम ये भी चाहते हैं कि फिर जो लोग सीखने की एफर्ट करें उनको क्रेडिट भी मिले उसका, वो शाइन भी करें, वो ए ग्रेड भी ले। मतलब ये भी नहीं है कि हम कहा यार सीख तो लें मगर फेल होके चले गए। मतलब हमारी ये भी ख्वाहिश नहीं है कि यार सीख तो लिया माशाल्लाह मगर फेल होके चला गया स्टूडेंट, हम ये भी नहीं चाहते। तो प्लीज इन टाइम चीज़ों पे एफर्ट करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको वलीद पहले ये दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से था, मैं उस एग्जाम्पल को पहले आपको बताता हूँ। हम एग्जैक्टली सिमिलर एग्जाम्पल पहले करते हैं आपको क्लास में, फिर प्रोजेक्ट देते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। आप वो काम क्लास लेक्चर उससे उस दिन, उससे नेक्स्ट डे, उससे ट्यूटोरियल पर जरूर करो। वो प्रोजेक्ट आप हर सूरत हासिल करो, उसके लिए आप हमारे तमाम चांस ये तो पड़ गए। पहले तो उन सबको वो हम नहीं कहेंगे कि यार हम ट्यूटोरियल में बुला रहे 4 घंटे बैठे आप नहीं आए, फिर आप आ जाए शाम को कि सर वो ट्यूटोरियल दे दें, वो अनफेयर है। हम कहेंगे यार आज सुबह का ट्यूटोरियल में कहाँ थे। जब आपने वो टाइम सारे इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे, हम वो भी दे देंगे। तो प्लीज मैंने आपका मिड टर्म्स देखने के बाद आप लोगों को फिर ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपने बेनिफिट में हमारा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है ना यूनिवर्सिटी का है, अपने बेनिफिट में आप संजीदा हो और रेगुलर और राइट टाइम पे चीज़ों को करें। अब पहला सवाल जो इस असाइनमेंट का है, इसके लिए ये देखिए, मैं अभी आपको इसको डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कहाँ और क्यों आपने सीखना था इसे। सर ये मैंने आप कराइए सबमिट सर। कराइए। जी सर मैंने की है सर ये। अच्छा चलो तो हम क्वेश्चन कब 1 और 2 और 4 किया सर, 2 नहीं मेरे 1 3 और 4 किया, 2 नहीं हुआ अच्छा सर मेरे से। चलो 2 भी देख लेंगे, पहले ये 1 देखते हैं इनका। अच्छा जी इसमें कहाँ गई हमारी, सर आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं स्टॉप हाँ शेयर कर मैं दिया, अब आप करना। स्क्रीन शेयर की मैंने, ओहो ये तो अच्छा स्क्रीन तो वो शेयर, नहीं, सर को करने दो। हाँ स्क्रीन शेयर ये हो गई, और चलो ये हो गई। अच्छा हमारा ओके ये रहे। अच्छा वलीद, क्वेश्चन 1 ऑफ असाइनमेंट जो आप कह रहे हो रो ऑपरेशन, पहले ये देखिए कि वेयर वर यू सपोज टू लर्न, आस्क एंड फॉलो। अगर आप वो स्टेज को कैप्चर नहीं करोगे तो आप आगे सारी चीजें कनेक्शन से टूट जाएंगी। ये वो चीज है कि हमने जब आपको ये सिखाया
कि किस तरह रो ऑपरेशंस के ज़रिए से डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करते हो। ठीक है, ये उसके हम बैकग्राउंड बता रहे हैं, ये बैकग्राउंड बता रहे हैं, ये बैकग्राउंड बता रहे हैं, ये बैकग्राउंड असूल बता रहे हैं। यहाँ हम आपको एग्जैक्ट ये बैकग्राउंड बता रहे हैं, एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल करा रहे हैं। Here is the same question in all level of solution and problem। जो यहाँ ये एग्जाम्पल कराई है, यही आपका आज ये जो पहला मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ वो है। सर और ये रो यही रिडक्शन है, वो रो ऑपरेशन का होता है। रो ऑपरेशन और रो रिडक्शन इज द सेम थिंग। ये तो आप यार ये ऑपरेशंस करते हुए तो आपको अब साल हो गया, डे 1 से आपने शुरू कर दिया है। रो ऑपरेशन और रो रिडक्शन इज द सेम थिंग। आपने पहले मैट्रिसेस में ये काम किया है, फॉर गॉसियन, फिर गॉसियन जॉर्डन, फिर आपने वो ए और आई के लिए, फिर आप 1000, और फिर आपने इसके ऊपर भी, इसमें भी आपने बेतहाशा इस पे रो ऑपरेशंस, ये जो सारी मैं अभी बैकग्राउंड दिखा रहा था वो ये सारे हैं। ये देखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो अब अगर आप इतने फसी और एग्जैक्ट हो गए हो कि आपको पता है यार ये क्वेश्चन आता है मगर मुझे ऑपरेशन और रिडक्शन में, तो जो हम आपको एग्जाम में भी कहते हैं और असाइनमेंट के वक्त भी कहते हैं, अभी क्या हम आपसे कहते हैं एनी क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशंस, हम आके 10 दफा आपसे कहते हैं, आप कहें सर मुझे तो रो रिडक्शन के तरीके से ये काम करना आता है, मैंने सीखा हुआ है, जबकि इधर रो ऑपरेशंस लिखा है तो वो तो मैं नहीं कर सकता। हम आपसे कहें खुदा के बंदे ये वही चीज है। ठीक है, ये देखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो रिडक्शन, ये ऑपरेशंस के जरिए वो रिडक्शन हो रही होती है, और ये सिनोनिमसली हम डे 1 से इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं और हो रहा है। इतने अगर आप एक्यूरेट हो तो आप सवाल पूछो, राइट टाइम पे पूछो। आपको सर ये आपने मुझे क्वेश्चन दे दिया है डिटर्मिनेंट का, रो रिडक्शन का दे दिया है या रो ऑपरेशंस का दे दिया है, आपने तो मुझे रो रिडक्शन सिखाया हुआ है, मैं उससे करना जानता हूं, इससे नहीं जानता, अब बताएं क्या करूं। हम आपके हाथ पकड़ के कहेंगे भाई ये वही चीज है। ठीक है, पहली बात ये। अच्छा, अब जबकि आपको ये पढ़ लिया आपने रो रिडक्शन और रो ऑपरेशन, डज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? नाउ यू कैन सॉल्व इट। नो सर, एक दफा नो, समझा दें एक क्वेश्चन। ओके ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये मैं कह रहा था कि जो जो भी रो ऑपरेशन रो रिडक्शन से हमने आपको पहले पूरी बैकग्राउंड, जो आप लास्ट टाइम भी बात, पहले यहाँ से बिल्ड कर रहे हैं हम ये, और ये सब बिल्ड करके हम आपको फिर हमेशा बिल्ड करते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, रीजनिंग देते हैं, फिर हम आपको जरूर एग्जाम्पल कराते हैं, जरूर एग्जाम्पल कराते हैं। ये एग्जाम्पल है, मैं अब आपको ये बता रहा था कि जो आपको जरा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ एग्जाम्पल ये है ना, ऑलमोस्ट सेम थिंग आपका ये पहला क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट है जो अभी हम करेंगे, और वही आपका थर्ड या किस क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में भी यही है। तो 3 जगह इसका आप बेनिफिट ले सकते हो, 3 जगह, प्रोवाइडेड यू डू इट एट द राइट टाइम। अब अगर आपने सारी डेडलाइंस असाइनमेंट की भी गुजार दी और सारी डेडलाइंस एग्जाम भी हो गया, अब भी सीखना अच्छा है, हम आपको अभी भी सिखाने को तैयार हैं, हम भी सिखा रहे हैं, क्योंकि सीखना तो फिर भी है, शायद फाइनल में काम आ जाए, लेकिन 2 मौके क्यों लूज करे आदमी। अभी सीखने का ये तो होगा कि एक तो आपको नॉलेज वाइज आ जाएगा जो हम चाहते हैं, दूसरा ये होगा कि शायद फाइनल में भी आ जाए तो वहां भी फायदा हो जाएगा। मगर आपने अभी असाइनमेंट और एग्जाम के मार्क्स तो लूज कर दिए, you lose about a big chunk of your percentage for no reason is not wise, is not wise। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बेनिफिट में नहीं, जस्ट क्या करना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है कि आपने चीजों को राइट टाइम पे करना है। अमेरिकन सिस्टम का की पॉइंट यही है, आप रिलेटिवली न्यू स्टूडेंट हो, बाकी पुराने हैं, लेकिन डे 1 से इसका की पॉइंट यही है कि इट्स नॉट ब्रिटिश सिस्टम जो हम
कई दफ़ा मैट्रिक एफएससी वगैरह में कर लेते थे कि सारा साल कुछ ना करो और दिन रात 1 2 3 महीने फाइनल से पहले लगा लो तो आप मार्क्स ले गए। अगर आपने मेहनत कर ली, समझ लिया, तो आप हो सकता है आप 90% मार्क्स ले जाओ, हो सकता है आप 20% मार्क्स ले जाओ। जाहिर है जब जमा करके उसमें भी करते हैं तो उनकी निस्बत जो ज़रा से ज़्यादा रेगुलर होते हैं उनको एडवांटेज होता है। लेकिन देयर मे बी पीपल कि वो आखिरी महीने में करके वो सारा दिन रात 24-24 घंटे काम करें और पूरे साल का काम करके और मार्क्स ले लें 90% 80%। अमेरिकन सिस्टम में ये नहीं है। ये आप आखिर में 1 महीना दिन रात भी कर लो तो फाइनल के एक मार्क्स होंगे से 40%। ठीक हो गया। क्या हुआ भाई, आपने 100% मार्क्स ले लिए फाइनल में, यू फेल्ड। हो सकता है आपका एफ जो है वो 40 से ऊपर 50 पे, वो हमारे पाबंदी होती है कई दफा 45-50 पे एफ आपका शुरू होता हो। आपने 100% मार्क्स ले लिए फाइनल में और आप फेल हो गए। ये अमेरिकन सिस्टम है जो फॉलो हो रहा है सारी यूनिवर्सिटीज में, HEC ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर आप इसको नहीं समझे तो आप गर्क हो जाओगे। और फिर ऐसे गर्क होता है, अब क्या हुआ, आपने पूरे सेमेस्टर में वो परसेंटेज लूज कर दी, फाइनल में 100% मार्क्स लिए, फेल हो गए। अच्छा, अब आपके शुरू के सेमेस्टर्स के ग्रेड लो आ गए काफी एफ की वजह से। अब आप बाद में जब मेकअप भी कर लोगे, आप वो कोर्स लोगे और पास कर लोगे, अब आपका जो CGPA इतना नीचे चला जाता है कि फिर आपको उसको ऊपर 2 से ऊपर ले जाना ही लाले पड़े रहेंगे, आपको वार्निंग्स मिलती रहेंगी या आप निकल जाओगे। तो अमेरिकन सिस्टम में आपके पास पोस्टपोनमेंट वाला ऑप्शन नहीं है। अगर आप कम ब्राइट स्टूडेंट हो लेकिन आप अमेरिकन सिस्टम में रेगुलरली एफर्ट करके हर स्टेज पे अर्न कर रहे हो, यू हैव ए वेरी बिग चांस ऑफ पासिंग डिसेंटली। चलो आप कहो कि सर मैं A+ स्टूडेंट नहीं था और मुझे A+ नहीं मिला, बट यू हैव वेरी डिसेंट चांस ऑफ मे बी आप C और B लेते हुए चलते गए और आपका ग्रेड वो रहा। यू आर नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन वो जो ब्राइट स्टूडेंट था जिसने पूरा सेमेस्टर लूज कर दिया और फाइनल में उसने 100% मार लिए, वो तो फेल हो गया, वो A से F पे चला गया। ये कहीं C पर B पर मे बी, चलो बहुत वर्ष हुआ तो D पर कहीं तो टिकेगा ना। इस बात को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपका मिड टर्म देखा है तो मुझे इससे ये रियलाइज हुआ कि यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट सिस्टम यू आर वर्किंग इन। आप सोच रहे हो कि फाइनल में सब कुछ हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी भी जो कुछ काबू कर, देखो आपके मार्क्स फाइनल में पहुंचने से पहले आपके को 50-60% मार्क्स खत्म हो चुके होंगे। हमारी ये प्रोजेक्ट जिस पे हम हर दफा आपको बुला रहे हैं असाइनमेंट, इसके 30% मार्क्स है। मिड टर्म जो है वो 20-25% मार्क्स है। तो आपके 50-60% मार्क्स तो पहले खत्म हो गए, फिर आपका फाइनल आएगा। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। चलो अब ये देखिए कि अगर आप इसको उस टाइम में जो मैंने एग्जांपल कराई, चाहे तो फिर मैं YouTube की बात करूंगा, वो इसलिए कर रहा हूँ, ये YouTube वो वाली नहीं है। सब आई वाज शॉक्ड, सम स्टूडेंट सेड कि सर मैंने बहुत सारी जनरल YouTube ढूंढी, उनमें ये वाला टॉपिक कवर नहीं था। वो हमने बताया कि नहीं भाई, हमारी YouTube से मुराद होती है लिंक जो हमारी गूगल क्लासरूम में पड़ा हुआ है फॉर YouTube पर हमारे लेक्चर जहाँ अपलोड होते उसका, हम उसकी बात करें। आप उस पर जाके देखो, इसको इतनी डिटेल से डिस्कस किया, इतनी डिटेल से, जितनी डिटेल से आज फिर मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा चले, ये इसी की तरह की यह प्रोजेक्ट में, इसी तरह की फाइनल में ये 3x3 की अरे है। इसको 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के कई तरीके हैं। हमने एक तरीका आमतौर पे कॉमन कि आप कोई एक रो या कॉलम लें और उसमें बारी बारी उस एलिमेंट को रिमेनिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें। अब कोफैक्टर क्या है कि आप फर्स्ट को ये रो ले रहे हैं,
इस रो और इस कॉलम को आप कैंसिल कर दें। अब जो रह जाता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना अलोंग विद द साइन इज ए कोफैक्टर। आप इस नंबर को उस कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर इस नंबर को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर इस नंबर को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का एक कॉमन तरीका है। हमने आपको वो भी एग्जाम में दिया था कि भाई आप अगर कोफैक्टर आपको पता है पहले से और आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप कर लीजिए। एक सवाल ये भी था, तो उसमें क्या था, ये लिखें और जो इस जगह का कोफैक्टर है C11 इसको उससे मल्टीप्लाई करें, फिर ये लिखें उसको उसके C12 कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर ये लिखें फिर इसके कोफैक्टर C13 से मल्टीप्लाई, बस खत्म। एक पार्ट, एक सवाल। ये वो है जो स्टैंडर्ड नॉर्मल तरीका ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड का, ये हमने आपको सिखाया और ये इम्तिहान में दिया, ये असाइनमेंट में दिया, ये खत्म सर हो गया। ये रो से इंटरचेंज क्यों हो गया सर? अच्छा, अभी आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अभी मैं इस मेथड को प्रोसीड नहीं कर रहा। अच्छा, फिर मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बता रहा सर आपने हूं, डिटरमिनेंट का तरीका बताया ना कि 0 और -6 9 उससे करते हैं। मैंने बताया यहां हम अभी रो ऑपरेशन से शुरू करेंगे, लेकिन एज ए बैकग्राउंड आपको बताई, क्योंकि आपको कल को वो सवाल भी फेस करना है या कर चुके हो, आप फेस कर चुके हो, कि आप फिर उसमें ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर आपने तो कहा था फाइंड द डिटरमिनेंट, तो मैंने तो इस तरीके से कर दिया। खाली फाइंड द डिटरमिनेंट इज नॉट इनफ, फाइंडिंग द डिटरमिनेंट के भी कई तरीके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक डिटरमिनेंट को फाइंड करने का जो कॉमन तरीका हम सब इस्तेमाल करते रहे हैं, जो आपने मिड टर्म में भी ब्लाइंडली कई जगह बहुत इस्तेमाल किया, मैं उसको रिकॉल करवा रहा हूं आपको, ताकि आप उसमें और इसमें डिस्टिंग्विश करो कि यार अच्छा, ओहो, जस्ट सेइंग कि फाइंड द डिटरमिनेंट का मतलब नहीं है कि धड़ाधड़ वो मेथड लगा दो, क्योंकि ये भी हुआ है कि जहां भी फाइंड डिटरमिनेंट का वो धड़ाधड़ वही मेथड लगा दिया जो एक स्टीरियोटाइप है। आपने मैथ्स या कोई भी सवाल करने हैं, पहले सवाल को पढ़ना है पूरी तरह और समझना है, और जो वो कह रहा है सवाल उसे करना है, ख्वाह वो आपका प्रोजेक्ट है ख्वाह वो आपका एग्जाम है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको सवाल या असाइनमेंट में, हो सकता है इस असाइनमेंट में भी हो, एग्जाम में भी था, कोई ये कहे फाइंड द डिटरमिनेंट, जस्ट डोंट स्टार्ट दिस मेथड ब्लाइंडली, देयर आर मेनी मेथड्स। वन मेथड जो स्टीरियोटाइप है वो ये वाला है। पहले मैं आपको स्टीरियोटाइप मेथड से लिंक करता हूं, क्योंकि आप हम सब उससे डिटरमिनेंट को फाइंड करना जानते हैं, उससे हम इसको पहले डिस्टिंग्विश करें इस मेथड को। ये बात मेरी आप समझे? अच्छा, एक स्टीरियोटाइप मेथड जब आपसे कोई कहता है ना फाइंड द डिटरमिनेंट और कोई और पाबंदी नहीं लगाता, तो लोग जिस चीज से वाकिफ हैं, जो आप हमेशा करते रहे हो, वो ये करते रहे हो कि आप कोई एक रो या कॉलम सिलेक्ट करते हो, उसके एलिमेंट्स को बारी बारी लेते हो, उसकी रो कॉलम को कट करते हो, रिमेनिंग पार्ट के डिटरमिनेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर दूसरा लेते हो, उसको उसकी रो कॉलम को कैंसिल करते हो, रिमेनिंग पार्ट के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई, और फिर तीसरा और चौथा। ये एक तरीका है जो आप करते रहे हो। इसी तरीके की एक रिफाइंड फॉर्म जो मैंने आपको एग्जाम में भी दी थी और आपको कराई हुई भी है डिटरमिनेंट फाइंड करने की, जो इसी तरीके की है, वो ये है कि ये जो ए है, इसके एलिमेंट्स का अगर हम नाम यहां रखें A11, A12, A13, ये नाम हम रखें अगर,
अच्छा, क्योंकि कोई सी रो और कॉलम आपका सिलेक्ट करना आपकी मर्जी पर है। अभी मैं आपको एग्जांपल सिखा रहा हूं कि अगर आप कहते हैं मैंने ये रो सिलेक्ट की, कोई एक रो या कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हो डिटरमिनेंट के फाइंड करने में बाय द क्लासिकल मेथड, नॉट दिस मेथड। उसमें हम ये करते हैं कि ये सिलेक्ट करें तो इस रो और कॉलम को काटें, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, उसके साथ एक साइन लगाएं और एक टर्म लिख दें। फिर दूसरा नंबर लें, उसका रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट मालूम करें, उसके साथ एक साइन लगाएं जो रिक्वायर्ड है और उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। फिर ये इसके रो कॉलम को काटें, रिमेनिंग का डिटरमिनेंट मालूम करें, साइन लगाएं, उसको ऐड कर दें। ये है क्लासिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिटरमिनेंट। इस क्लासिकल मेथड में हमने एक रिफाइनमेंट आपको ये सिखाई पहली, कि अगर आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये ए था और ये सी है, सी कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर, इसका नाम मैं रख रहा हूं सी, ये है ए। जो आपका नाम हो, आप बाय द वे उसके एलिमेंट्स का नाम भी वही वाला रखें। बेशक आप स्मॉल से रखें तो और भी अच्छा है, आप बड़ों से यहाँ पर A11 कहना चाहते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, मगर आप ये जरूर करें जो आप सारों ने कहीं से पता नहीं किधर से लिया कि किसी ने वो कर दिया था, ए के लिए A11, A12, A3 वगैरह इस्तेमाल करें। और अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स का नाम सी है तो इसके एलिमेंट्स के नाम C11, C12, C13 करें। ये एक डिस्टिंग्विश करने के लिए भी और सेंस बनाने के लिए भी स्टैंडर्ड तरीका है। आप सारों ने कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए A11, A12, जबकि उसका नाम हमने सी रखा हुआ है, इसका नाम हमने ए रखा हुआ है, तो हम ये नहीं कर सकते कि अगर इसका नाम ही नहीं रखा होता तो फिर भी जायज हो जाता। लेकिन आपका वहीं पर ए है, वहीं पे सी है और आप उसके नाम अब A11 रखते हो, गलत था, हमने उसे एक्सेप्ट किया है मगर गलत है। तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अच्छा, बाय द वे ये कोफैक्टर मैट्रिक्स असल में ये जो सारा आपने बनाया तमाम एलिमेंट्स का बनता है, C21 भी इसमें है और ये C33 तक है। असल में अगर आपने गौर किया हो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एग्जैक्टली वही हैं जो आप डिटरमिनेंट फाइंड करते वक्त करते थे कि A11 को जब काटा और रिमेनिंग चीज का डिटरमिनेंट मालूम किया, ये माइनर है, इसके साथ साइन लगाया जो कि था -1 की पावर ये 1+1, उसको हमने कोफैक्टर कहा था। तो एक्चुअली इसके साथ जो चीज लगनी थी वो यहां कैलकुलेट होके पड़ी हुई है। अगर आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, अब अगर आप वो पूरी फटीक दोबारा शुरू कर रहे हो तो यू डोंट नो हाउ टू यूज कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द डिटरमिनेंट। हमने आपसे कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले सॉल्व करवा ली जिसमें आपने यही सारे काम कर लिए थे। अब हमने कहा ओके नाउ फाइंड द डिटरमिनेंट। अब आप दोबारा वो सारे काम ना करें, आप कहें my determinant will be simply A11 into C11 प्लस प्लस सारे प्लस, क्योंकि साइन का मामला सी ने तय कर दिया आपके लिए, वहां -1 करके जो पावर नहीं लेते वो साइन की बात कर रहे हैं, प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। दैट इज इट। आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर सम अदर रीजन आपने बना ली थी, हमने आपको पहले किसी पार्ट में करवा दिया था। अब अगर हम आपसे कहते हैं फाइंड द डिटरमिनेंट बाय द क्लासिकल मेथड, नॉर्मल मेथड, यूजिंग दिस कोफैक्टर, आप सिंपली ये लाइन लिखेंगे, दैट इज इट, आंसर आ गया, डिटरमिनेंट। ये है फाइंडिंग ऑफ द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग द कोफैक्टर मैट्रिक्स और क्लासिकल मेथड। अब जो यहां पे है रो रिडक्शन, ये एक और तरीका है अगेन टू फाइंड द सेम डिटरमिनेंट। ये जो आपने यहां डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया है, इस मेथड से भी यही डिटरमिनेंट कैलकुलेट होगा, बट इट इज अनदर अप्रोच। अब इस अप्रोच पे आ जाते हैं। इस अप्रोच में क्या है,
कि 2-3 प्रॉपर्टीज जिस तरह आपके मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पे थे, रो ऑपरेशंस पे, उससे ही मिलते जुलते थोड़े चेंज के साथ कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं डिटर्मिनेंट के लिए भी। डिटर्मिनेंट के फाइंड करने में भी उससे मिलती जुलती कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले तो आपको वो बताऊं, वो क्या है? पहली, ये जो के कांस्टेंट वाला है, आप उसमें किसी एक रो से कांस्टेंट निकाल सकते थे या किसी उस के से उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, मगर उस के को आप अकाउंट नहीं करते थे, क्योंकि वो एक इक्वेशन थी। वहां एक इक्वेशन थी जो रो में जब आप करते थे, एक इक्वेशन थी इस तरह की, यहाँ कोई नंबर होता था और यहाँ, उसमें आप कोई के कॉमन निकाल सकते थे सारे में से, या के से मल्टीप्लाई कर सकते थे सारे में से, मगर आप वहां उस के को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको कहीं उसका अकाउंट नहीं रखते थे कि यार मैंने के को निकाला है तो मैं के को इसके अंदर इंक्लूड करूं। यहां ये इक्वेशन नहीं है, यहां भी आप कांस्टेंट इसमें से निकालेंगे या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर जो भी करेंगे उसका अकाउंट रखेंगे कि मैंने ये के का काम किया है। मसलन अगर आप किसी रो से के कॉमन निकालोगे तो उसको यहाँ बाहर लिखोगे और अंदर वो कॉमन निकालने के बाद वाली चीज, वहां पर सिर्फ कॉमन निकालने वाली बात लिख दी और बस बात खत्म हो गई। यहां अगर आप कॉमन निकाल रहे हो के, तो वो यहां बाहर लिखना है। ये फर्क है यहाँ के कांस्टेंट वाले मामले में, ठीक है। तो अब ये वो के कॉमन निकालने वाला काम हमने इस केस में किया। अच्छा, एक काम हम ये करते हैं कि के कॉमन निकाल सकते हैं या के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका अकाउंट रखेंगे। दूसरा, वहां पर हम एक्सचेंज करते थे इक्वेशंस को, जो वहां रोज होती थी मैट्रिक्स में, हम कहते थे एक्सचेंज कर लो। अच्छा, उधर एक्सचेंज का मतलब होता है अगर एक इक्वेशन ऊपर लिखी है एक नीचे लिखी है, इस इक्वेशन को ऊपर लिख दो उसको नीचे लिख दो, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहते थे कर लो, नो प्रॉब्लम। यहां डिटरमिनेंट सॉल्व करने में जिस तरह यहां आप अकाउंटिंग कर रहे हो, दे आर नॉट द इक्वेशंस, यहां आप डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ कॉमन निकालना, कुछ साइन निकालना, इस तरह कर। यहां पर अगर आप कोई रो को एक्सचेंज करोगे तो किसी एक पेयर को जब चेंज करोगे तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से अपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये है एक्सचेंज वाला, एक्सचेंज रो एक्सचेंज, इसमें माइनस हो जाएगी एक पेयर पे, फिर एक और पेयर करोगे, फिर जो कुछ उसमें वैल्यू है उसका अपोजिट हो जाएगी। यानी हर एक्सचेंज के लिए बाहर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज आपको पीछे सिखाई है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वो बिल्कुल वैसे ही है, अपनी जरूरत के लिए किसी रो को अगर आप कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करते हो तो नो प्रॉब्लम, नथिंग। उसमें जिस रो में ऐड करते हो वो रो तो चेंज होगी, जैसे वहां होती थी यहां भी होगी, मगर आपको कोई अकाउंट